नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने वाले हैं विनियोग लेखे। विनियोग लेखे बीकॉम और एमकॉम के विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी है। इस वीडियो व्याख्यान में हम विनियोग से आशय, विनियोग का क्रय विक्रय कैसे किया जाता है और विनियोग संबंधी लेखे क्रेता की पुस्तकों में और विक्रेता की पुस्तकों में किस प्रकार से किए जाते हैं, तो यह हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, जब कोई व्यक्ति और अधिक धन कमाने के उद्देश्य से अपनी पूंजी लगाता है तो इसे विनियोग कहा जाता है। विनियोग कहीं भी किया जा सकता है, अर्थात विनियोग किसी व्यवसाय में या अचल संपत्ति में या अचल संपत्ति खरीदने में या ब्याज तथा लाभांश प्राप्त होने वाली प्रतिभूतियों में किया जा सकता है। यह विनियोग का आशय प्रतिभूतियों में विनियोजित करने से है। प्रतिभूतियों में सामान्यतः अंश, ऋणपत्र, बॉन्ड्स, ऋण आदि शामिल किए जाते हैं। ये प्रतिभूतियां शासकीय हो सकती हैं, अर्धशासकीय हो सकती हैं या निजी क्षेत्र की कंपनियों की हो सकती हैं। इन विनियोगों का अंकित मूल्य होता है। अंकित मूल्य सामान्यतः 10 या 100 रुपये होता है, परंतु सामान्यतः इनका बाजार मूल्य घटता बढ़ता रहता है। इन प्रतिभूतियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। स्थायी आय वाले विनियोग, इसमें ऐसी प्रतिभूतियां शामिल की जाती हैं जिन पर एक निश्चित दर से ब्याज प्राप्त होता है, जैसे ऋण पत्र, बॉन्ड्स, ऋण आदि। परिवर्तनशील आय वाले विनियोग, इसमें ऐसी प्रतिभूतियां शामिल की जाती हैं जिन पर प्राप्त आय अनिश्चित होती है, जैसे कंपनियों के अंश तथा स्टॉक। कंपनी के अंश तथा स्टॉक पर लाभांश तभी दिया जाता है जब कंपनी को लाभ होता है। लाभ न होने की स्थिति में इनको लाभांश नहीं दिया जाता है। कंपनी के समतांशों पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है। विनियोगों पर ब्याज, सरकारी, अर्धसरकारी एवं व्यापारिक कंपनियों की प्रतिभूतियों पर ब्याज वर्ष में 2 बार 6 महीनों के अंतराल से दिया जाता है। ब्याज की गणना प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य पर की जाती है। ब्याज की तिथि पर कंपनी के ऋणपत्रधारियों के रजिस्टर में जिस व्यक्ति के नाम पर विनियोग होते हैं, कंपनी उसे ही 6 माह का ब्याज दे देती है। इस समय यह नहीं देखा जाता है कि यह विनियोग उस व्यक्ति के पास कितने समय तक रहा। अब यदि कोई व्यक्ति एक तिथि पर ब्याज प्राप्त करने के बाद, परंतु ब्याज की दूसरी तिथि आने से पूर्व विनियोग बेचता है, वह क्रेता से विनियोग मूल्य तो वसूल करेगा ही, साथ ही जितने जितने समय का ब्याज अर्जित हो चुका है वही भी क्रेता से वसूल करेगा। जैसे एक कंपनी के ऋण पत्र पर ब्याज 30 जून को और 31 दिसंबर को दिया जाता है। यदि मोहन के पास 100 ऋण पत्र हैं और वह इन्हें 31 अगस्त को बेच देता है, तो क्रेता से विनियोग मूल्य के अलावा 30 जून से लेकर 31 अगस्त तक के 2 माह का ब्याज वह वसूल करेगा, क्योंकि क्रेता को 4 माह बाद 31 दिसंबर को पूरे 6 महीने का ब्याज प्राप्त होने वाला है, जबकि वह केवल 4 माह करने का अधिकारी है। इस प्रकार 2 माह का ब्याज विक्रेता को तथा 4 माह का ब्याज क्रेता को मिलेगा। अर्थात जितने समय विनियोग उसके अधिकार में रहा है उसे उतने समय का ब्याज प्राप्त होगा, और 2 माह के ब्याज जो पिछली ब्याज की तिथि से व्यवहार की तिथि तक का ब्याज अर्जित ब्याज कहलाएगा। ब्याज सहित एवं ब्याज रहित क्रय विक्रय। विद्यार्थियों, प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य ब्याज सहित या ब्याज रहित हो सकता है। ब्याज सहित सौदे में बाजार मूल्य में पिछली ब्याज की तिथि से सौदे की तिथि तक का ब्याज शामिल होता है, तथा ब्याज रहित सौदे में बाजार मूल्य में यह ब्याज शामिल नहीं होता है, बल्कि क्रेता द्वारा विक्रेता को अलग से दिया जाता है। चूंकि विनियोग का मूल्य विनियोग खाते में तथा ब्याज की राशि को ब्याज खाते में लिखा जाता है, अतः
ब्याज सहित सौदे में बाजार मूल्य में से अर्जित ब्याज घटाकर आने वाली राशि विनियोग खाते में लिखी जाएगी और ब्याज रहित सौदे में अर्जित ब्याज की गणना की जाती है, परंतु इसे बाजार मूल्य में से घटाया नहीं जाता है। यदि प्रश्न में बाजार मूल्य के साथ कुछ ना लिखा हो तो इसे ब्याज सहित माना जाना चाहिए। विद्यार्थियों, सामान्यतः विनियोगों के क्रय विक्रय पर कई प्रकार के व्यय क्रेता एवं विक्रेता दोनों को करने होते हैं, जैसे क्रय विक्रय पर दलाली या कमीशन। क्रय विक्रय पर दलाली के अलावा स्टाम्प व्यय, कर आदि की राशि का भुगतान करना होता है। दलाली या कमीशन की दर दी होती है, इस दर को विनियोग के अंकित मूल्य पर निकाला जाना चाहिए। यदि प्रश्न में स्पष्टता बाजार मूल्य पर दलाली की गणना का निर्देश दिया गया है तो इसकी गणना बाजार मूल्य पर की जानी चाहिए। यदि प्रश्न में कुछ नहीं दिया गया है तो दलाली की गणना हमेशा अंकित मूल्य पर की जानी चाहिए। क्रेता द्वारा किए गए व्यय क्रय मूल्य निकालने में जोड़े जाएंगे और विक्रेता द्वारा किए गए व्यय मूल्य निकालने के लिए घटाए जाएंगे। विद्यार्थियों, जिस प्रकार ब्याज वाले विनियोग में बाजार मूल्य ब्याज सहित एवं ब्याज रहित दोनों प्रकार का होता है, उसी प्रकार लाभांश वाले विनियोग में बाजार मूल्य लाभांश सहित तथा लाभांश रहित हो सकता है। कंपनियां सामान्यतः लाभांश की घोषणा करने की तिथि के कुछ समय बाद एक पूर्व निश्चित तिथि तक लाभांश का भुगतान कर देती हैं। लाभांश की घोषणा होने की तिथि पर जो व्यक्ति उन अंशों का स्वामी होगा, लाभांश प्राप्त करने का अधिकार उसका होगा। यदि सौदा लाभांश की घोषणा की तिथि तथा लाभांश भुगतान की तिथि के बीच हो रहा है, तब वह लाभांश सहित या लाभांश रहित हो सकता है। यदि प्रश्न में कुछ नहीं दिया गया है तो लाभांश सहित माना जाएगा। ऐसी परिस्थिति में विक्रेता क्रेता से अंशों के मूल्य के साथ साथ लाभांश की राशि भी वसूल करेगा। लाभांश सहित व्यवहार में अंशों का मूल्य निकालने के लिए लाभांश की राशि को बाजार मूल्य में से घटा दिया जाएगा। लाभांश की गणना सदैव अंशों के अंकित मूल्य पर की जाती है। ब्याज की तरह लाभांश समय के आधार पर अर्जित नहीं होता। विद्यार्थियों, अब हम जानेंगे कि विनियोग से संबंधित व्यवहारों का लेखा पुस्तकों में कैसे किया जाता है। ऐसे व्यक्ति जो विनियोगों का व्यवसाय करते हैं, अर्थात बार बार अलग अलग प्रकार के विनियोगों का क्रय विक्रय करते हैं और लाभ कमाने का कार्य करते हैं, वे अपने यहाँ विनियोगों का व्यवस्थित लेखांकन करते हैं। यदि विनियोगों की संख्या कम होती है तो सामान्य व्यवसाय की भांति लेखा पुस्तकों का प्रयोग किया जाता है, परंतु यदि विनियोगों की संख्या बहुत अधिक हो तो विनियोग रखने के लिए एक अलग खाता बही रखी जा सकती है, जिसे विनियोग खाता बही कहा जाएगा। इसमें प्रत्येक विनियोग का एक अलग खाता खोला जाता है। विनियोग का व्यापार करने वाले दो प्रकार की आय प्राप्त करते हैं, विनियोगों के क्रय विक्रय से तथा दूसरी विनियोग रखने की अवधि के ब्याज के रूप में या लाभांश के रूप में। विनियोगों के क्रय विक्रय से प्राप्त होने वाली आय विनियोग खाते में तथा विनियोगों के ब्याज या लाभांश की आय ब्याज या लाभांश खाते में लिखी जाएगी। विद्यार्थियों, विनियोगों का लेखांकन के संबंध में निम्नलिखित प्रविष्टियां की जाती हैं। नंबर 1, विनियोगों को क्रय करने पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट या डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्योंकि यहाँ पर विनियोग क्रय किए जा रहे हैं, विनियोग एक संपत्ति होते हैं, संपत्ति में वृद्धि को डेबिट किया जाता है और यह अर्जित ब्याज है या अर्जित लाभांश है। अर्जित ब्याज या लाभांश भी संपत्ति होता है, अतः इसको भी डेबिट किया जाएगा और विनियोग प्राप्त करने के लिए राशि का भुगतान किया जा रहा है जो बैंक के द्वारा चुकता कर दी जाएगी। नंबर 2 पर है विनियोगों को बेचने पर
राशि प्राप्त होती है, इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट। और संपत्ति में कमी अर्थात विनियोग में कमी आती है तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अकाउंट। देय तिथि पर ब्याज या लाभांश प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट, टू इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अकाउंट। नंबर 4, वर्ष के अंत में ब्याज या लाभांश खाते का शेष लाभानी खाते में हस्तांतरित करने पर इंटरेस्ट या डिविडेंड अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। विनियोगों के क्रय विक्रय पर लाभ या हानि को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करने के लिए निम्न प्रविष्टियां की जाती हैं। लाभ होने की दशा में इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर हानि होगी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। वर्ष के प्रारंभ में गत वर्ष के अर्जित ब्याज के लिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, टू अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज के लिए अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, टू इंटरेस्ट अकाउंट। विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं कि विनियोग के लिए एक अलग से विनियोग खाता खोला जाता है। विनियोग खाते का प्रारूप निम्न प्रकार से बनाया जाता है, जिसमें सर्वप्रथम विनियोग के क्रय की एंट्री की जाती है। विनियोग क्रय करने पर उसकी एंट्री डेबिट में की जाएगी टू बैंक अकाउंट। इसके बाद यदि विनियोगों को बेचा जाता है तो उसकी एंट्री क्रेडिट में की जाती है बाय बैंक अकाउंट। यदि विनियोगों के बेचने से लाभ होता है तो लाभ की एंट्री डेबिट में की जाएगी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि लाभ से विनियोग बढ़ते हैं। वहीं यदि हानि होती है तो उसे विनियोग खाते के क्रेडिट में लिखा जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और वर्ष के अंत में दोनों पक्षों का योग लगाकर अंतर की राशि निकाल दी जाती है, जो कि क्लोजिंग बैलेंस कहलाती है, और लिख दिया जाता है बाय बैलेंस सीडी। विद्यार्थियों, अब हम ब्याज खाता बनाना सीखेंगे। ब्याज एक इनकम है और इनकम जब प्राप्त होती है तो उसे क्रेडिट में लिखा जाता है। क्रेडिट में लिखा जाएगा बाय बैंक अकाउंट। अब यदि यह ब्याज जिस कंपनी या संस्था में विनियोग किया गया है उससे प्राप्त होता है या जिसे ये ऋण पत्र बेचे गए हैं उससे प्राप्त होता है, दोनों को ही क्रेडिट में लिखा जाएगा। यदि गत वर्ष का कोई उपार्जित ब्याज है तो उसे डेबिट में लिखा जाएगा टू अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। और यदि गत वर्ष का विद्यार्थियों यदि विनियोग क्रय करते समय हमने कोई ब्याज की राशि अर्थात उपार्जित ब्याज की राशि का भुगतान किया है तो उसे डेबिट में लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट इंटरेस्ट पेड ऑन परचेस। यदि वर्ष के अंत में कोई उपार्जित ब्याज है तो उसकी एंट्री क्रेडिट पक्ष में कर ली जाएगी बाय अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। इसके बाद दोनों पक्षों का योग लगाया जाएगा और अंतर की राशि को लाभानी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा और इसकी एंट्री डेबिट में लिखा जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। विद्यार्थियों, अब हम अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट बनाना सीखेंगे। अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट में सर्वप्रथम अक्रूड अकाउंट का प्रारंभिक शेष लिख दिया जाएगा डेबिट में, और अगर गत वर्ष के कुछ अक्रूड इंटरेस्ट है तो उसको एंट्री कर दी जाएगी क्रेडिट पक्ष में बाय इंटरेस्ट अकाउंट। और अंतिम अगर शेष है अक्रूड इंटरेस्ट का तो उसका अंतिम शेष लिख दिया जाएगा और एंट्री कर दी जाएगी टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो विद्यार्थियों, आज हमने विनियोग का आशय पढ़ा, विनियोग की जनरल प्रविष्टि कैसे की जाती है और उनके प्रमुख खातों के प्रारूप देखे। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक उदाहरण के द्वारा जनरल प्रविष्टियां और खाते बनाना सीखेंगे। विद्यार्थियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे अकाउंटिंग ज्ञान शो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।